हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फेस द क्वेश्चन में आपका स्वागत है। यस, वी आर अगेन विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर से क्वेश्चंस पिकअप किया है, वो भी मई एंड दिसंबर वाला। ठीक है, मई 22 एंड दिसंबर 21 के क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर, ऐसे क्वेश्चंस आते ही एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, so a breach of condition can be treated as a breach of warranty. ये ना सबका फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, ना इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। जो सेक्शन 13 आता है ना, तुम आप लोगों को पता होगा कि कैसे लिखना होता है। पहले तो प्रोविजन आएगा, फर्स्ट पैरा आपको प्रोविजन लिखना है, दैट इज सेक्शन 13 वाला वो। उसके बाद हम फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट क्या होता है बच्चा? क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना छोटे से एक समरी में। ठीक है, 5-6 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन। उसके बाद आप लिखोगे यस कंक्लूजन। जिस क्वेश्चन में आपको सवाल पूछा है, जैसे कि संजना कैन रिकवर द गुड्स प्राइस, तो वो एक सवाल है, दैट इज कंक्लूजन। तो आपको कंक्लूजन देना है कि क्या वो रिकवर कर सकती कि नहीं ना। आप लोग कैसे लिखते हो? प्रोविजन में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन या फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। आपको याद है तो सेक्शन लिखो, बट गलत सेक्शन मत लिखो। इफ आपको यकीन नहीं आ रहा है तो प्रेफर दैट नॉट टू राइट द सेक्शंस। फैक्ट में इन दिस केस लिख के आप स्टार्ट करोगे। ओके, कंक्लूजन में आप लिखोगे हैज पर अबाउट प्रोविजन एंड फैक्ट वी कंक्लूड दैट, एंड देन आप कंक्लूजन दे देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बाय द वे, फर्स्ट क्वेश्चन गोस टू, ये आपका क्वेश्चन है तो सेक्शन 13 के बारे में आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें आपको आंसर कैसे लिखूंगा। जहां बायर रिफ्यूज करता है, वो भी परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, पार्टी जो है खुद के कंडीशन के लिए वो रिफ्यूज कर सकता है स्टिपुलेशन मतलब टर्म को। तो ये जो है वॉलंटरी करना चाहिए रिफ्यूज, वो भी बाय। ठीक है, ये पहला पॉइंट दिया है। रिफ्यूज को आप लॉ के वर्ड्स में आप ऐसे लिखोगे, मैंने दूसरा शब्द आपको बताया रिफ्यूज, इट इज वेरियर। ओके, समझा? ये आपके टेक्स्ट बुक में है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड, बायर इफ एलेक्ट कर रहा है, बायर चाहता है कि बीच ऑफ कंडीशन को हम बीच ऑफ वारंटी करें, तो यहाँ बायर सिर्फ डैमेजेस को क्लेम करेगा इंस्टेड ऑफ रिप्यूटेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बदले में वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा। ओके, तो यहाँ बायर जो है वो कंडीशंस को रिफ्यूज नहीं कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि वो ट्रीट करेगा एज अ वारंटी। जब जब कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटेबल है, बायर एक्सेप्ट कर सकता है होल गुड्स को या फिर उसके पार्ट, एनी पार्ट ऑफ देयर इफ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन या वारंटी एक्सक्यूज किया गया लॉ से। रीजन क्या है? इम्पॉसिबिलिटी या फिर अदरवाइज। तो हेंस आपको क्वेश्चन लिखना है, अ बीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज द बीच ऑफ वारंटी। इतना ही आंसर आने वाला है। ओके, इजी है। यस, लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन हियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सबसे फेवरेट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बहुत इजी होता है। ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में तो मजा आएंगे। तो सेल एंड हायर परचेज का आपको डिफरेंस बताने हैं। चलिए जान लेते हैं डिफरेंस क्या है सेल एंड हायर परचेज। देखो, सेल में आप प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर कर देते हो बायर को, वो भी इमीडिएटली हो जाता है, वो भी एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल में क्या होता है? ये लो गुड्स, पैसा दे दो। हायर परचेज में क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी इन गुड्स ना, बायर इधर कौन है? हायर, या फिर उसको हायर परचेसर कह सकते, उनको जो है आप प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पास हो जाएगी ना। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स मतलब ओनरशिप, हाँ, वो पास हो जाएगा, पर कब होगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट में तुम पेमेंट कर दो, आप पेमेंट कर दो, तब आपको आपका प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पास हो जाएगा। इसको जाएगा हायर, दैट इज हायर परचेसर। चलो, सेल का, सेल में आप देखोगे बायर का पोजीशन क्या है यहाँ? वो गुड्स का ओनर है,
पैसा दिया, गुड्स ले लिया, अभी वो ओनर है, उसको जो भी करना है वो करेगा गुड्स के साथ, हमको क्या है, यस। बट हायर परचेसर में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो आप क्या बनोगे, बेली, ठीक है। आप क्या हो, हायर परचेसर हो, एग्जांपल ले लें, आप क्या बनोगे, बेली, ठीक है। ओके, सेल में बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को गुड अच्छा नहीं लगा आप ले लो और मुझे पैसे दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पे करना पड़ेगा प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। सॉरी, तो हायर परचेस में क्या कर सकते हो, देखो आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, ओके, वो भी कैसे, आप गुड्स को रिटर्न करोगे ओनर को। बट मैम हमने जितने इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट किए हैं, ओके, उसका क्या होगा बेटा, तो वो पैसा वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, यहाँ सेल में क्या होगा, बायर जो है वो गुड्स के टाइटल को पास करेगा, वो भी बॉनिफाइड परचेसर। हायर में ये सब चीजें नहीं होते, कोई भी टाइटल पास नहीं होगा इवन इफ वो बायर बॉनिफाइड, ठीक है। सेल्स में बायर जो है वो रीसेल कर सकता है गुड्स, मतलब रीसेल क्यों कर सकता है, उसने पैसे दे दिए, गुड्स ले लिया, अभी वही ओनर है, उसको जो करना है वो कर लेगा। हायर परचेसर में आपने अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया तो आपको रीसेल नहीं कर सकते, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद ही आप रीसेल कर सकते हो, समझा ये, ओके, वेरी इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, इतने क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हमने देख लिया है, बहुत इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं केस स्टडी, अभी तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा है बच्चा, अभी हम केस स्टडी देखेंगे, ओके। देखो, टीके ने ऑर्डर किया टीमर ऑफ 1 इंच थिकनेस, किससे, जो ड्रम से मेड है, सेलर ने अग्री किया कि वो सप्लाई करेगा जो भी रिक्वायर्ड टीमर है 1 इंच का। नाउ टीमर जो है वो सेलर ने सप्लाई किया जो वराइज है थिकनेस फ्रॉम 1 इंच टू 1.4 इंच। नाउ ये कमिश्नरी फिट है फॉर द पर्पस व्हिच इट वाज ऑर्डर्ड। नाउ टीके रिजेक्ट कर रहा है टीमर को, देखो यहाँ बेटा, टीके ने सेलर को बताया क्या कि उसको क्यों चाहिए, नहीं, तो यहाँ सेलर की कुछ गलती है नहीं, उसने उसने वही काम किया जो टीके ने बताया, उसको क्या पता कि इसको किसके लिए चाहिए। यहाँ दो आंसर्स आते हैं आपके इंस्टीट्यूट से, एक है डिस्क्रिप्शन वाला, बट ज्यादा तो प्रेफरेंस होगा, मेरे एक आंसर ज्यादा प्रेफरेंस होगा ये वाला, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का आंसर, इसमें से जो आपको आंसर आता है वो लिख देना, बस ज्यादा प्रेफरेंस ये है कि सेक्शन 16 and 1 से, ओके। उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि उनको बताया था कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो ओके, आपके ऊपर है, मैं अभी सेक्शन 16 1 को आंसर लेती हूँ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, इसमें क्या बताते हैं पता है, जब बायर गुड्स में बायर ऑफ, सॉरी, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, यहाँ कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, ओके। गुड्स जो है वो फिट होता है पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द बायर। ना, बायर ने पर्पस क्लियर किया सेलर को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बायर जो है वो सेलर के स्किल्स एंड जजमेंट में रिलाई हो रहा है, ठीक है। तो टीके ने इफ सेलर को बताया कि उसको क्यों चाहिए, तो सेलर जो है वो सेलर के, मतलब टीके जो है वो सेलर के स्किल्स एंड जजमेंट में रिलाई हो रहा है, पर टीके ने नहीं बताया, मतलब टीके खुद के स्किल्स एंड जजमेंट में रिलाई हो रहा है, तो यहाँ किसकी गलती है, इस केस में टीके की गलती है, ठीक है। सो टीके कैन नॉट रिजेक्ट द टीमर, मतलब लास्ट में आप लिखोगे वो टीमर को रिजेक्ट नहीं कर सकता, दैट्स थिंग। प्रोविजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फैक्ट आप क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना और कंक्लूजन ये दे देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का आंसर चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन का लिखना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट के
पेपर को रेफर करना। ये तो दिसंबर अटेम्प वाला क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एबी ने सोल्ड किया 500 बैग्स, वो भी वीट के, वो भी सीडी को, ठीक है। ईच बैग में 50 किलोग्राम्स के वीट है। एबी ने, अच्छा यहाँ मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करती हूँ। ए बी ने सीडी को 500 का बैग सेल किया। अब कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। ओके, उसने क्या किया, 450 बैग जो है उसने रोड ट्रांसपोर्ट की मदद ली, रोड ट्रांसपोर्ट से उसको सेंड किया ना, वो अभी तक गया नहीं उधर। ओके, सेलर के पास वो गया नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट से किया। और बचा हुआ 50 जो है वो सीडी ने उधर से ही खरीद के घर पे लेके गए। ठीक है, समझा ये? यस। बट जब एबी को पता चलता है कि सीडी जो है वो बैंक करप्ट, दैट इज इंसॉल्वेंट हो गया है, तो एबी क्या करता है, वो रोड ट्रांसपोर्ट को उधर ही रुकवाता है और वो वापस लेके आता है, तो उनके सीडी के पास बेचता नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सीडी के जो ऑफिशियल रिसीवर है ना, वो बताता है कि जो बचा हुआ बैग है उसका बैग का पैसे दे दो क्योंकि आपने दिया नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ये सही है क्या? नहीं, गलत है ना। ओके, सो वो ही आपको एक्सप्लेन करना है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, when the buyer of the goods becomes insolvent, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो जो उसने पार्टेड किया है गुड्स को, पोजीशन ऑफ गुड्स को, वो स्टॉप कर सकता है इन द ट्रांसलेट। जब वो ट्रांसलेट में था तभी वो स्टॉप कर सकता है, वो रिज्यूम कर सकता है पोजीशन ऑफ गुड्स जब वो ट्रांसलेट में है, वो रिटेन कर सकता है जब तक वो पेड है या फिर टेंडेड प्राइस ऑफ द गुड्स। ज्यादातर इजी मेथड भी याद रखना, क्या याद रखना है कि वो अनपेड सेलर के पास राइट है, वो गुड्स को वापस लेके आ सकता है। ओके ना, यस। और ए भी जो है 50 बैग्स के पैसे तो उसने दिए नहीं है सीडी ने, तो वो पैसे भी ले सकते सीडी से, गिफ्ट नहीं दिए तो। चलो, तो आपको ये केस एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन क्या होगा, सीडी के जो इंसॉल्वेंसी ऑफिशियल जो है रिसीवर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है बैग्स को। ओके, बचे हुए बैग्स को वो क्लेम नहीं कर सकता। इजी है, जब अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस देख लिए। ओके, ज्यादातर आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर से आए हैं, उसमें भी केस स्टडी से कोई कोई आए। What are the constituents of destructuration of specific goods before making the contract, after selling, after agreement to sell under the sale of goods act? इसमें दो सेक्शंस आए गए, सेक्शन 7 and 8। सेक्शन 7 है गुड्स प्रिसीविंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स खराब होना कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, जब स्पेसिफिक गुड्स का सेल होने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, बट यहाँ सेलर को पता नहीं कि वो गुड्स डैमेज हो चुका है। यहाँ सेलर बायर दोनों की फॉल्ट नहीं है, मतलब बायर को भी पता नहीं सेलर को भी पता नहीं कि वो गुड्स जो है वो क्या हुआ है, डैमेज हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉइड हो जाएगा करने की बात पता चला तो, एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो वॉइड हो जाए। okay? दोनों एक ही है, समझा ये? ओके, सो दिस इज गुड प्रिसीविंग बिफोर मेकिंग। या तो यहाँ इतना नहीं। सेकेंड में आता है कॉन्ट्रैक्ट प्रिसीविंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल बना दिया है, मतलब प्राइस पैसा कब मिलने वाला है, एक डेट में। ठीक है, अभी मिलने नहीं वाला है, ये फ्यूचर में मिलने वाला है। बट क्या हो रहा है, अग्रीमेंट होने के बाद कुछ जो है वो डैमेज हो गया। वो यहाँ सेलर की गलती नहीं है, सेलर को बेचारे को पता नहीं है, उससे कुछ हुआ नहीं है, बायर का भी गलती नहीं है। अभी तक वो रिस्क जो है वो बायर के पास नहीं हुआ, अभी तक पैसा उसने दिया नहीं है,
ओके, उसने सिर्फ एक डेट डिसाइड किया है, इस डेट में हमको देना है, आपको दे देना, मैं प्राइस पेमेंट कर दूंगा। मतलब यहाँ इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट्स नहीं हुए। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अवॉइड एंड वॉइड हो जाएगा। समझा? ये इतना ही आपको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the implied condition in the contract of sale by sample? यहाँ आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले तो सेल बाय सैंपल जो सेक्शन 17 में आता है, फिर आपके इम्प्लाइड वारंटीज के आपको टाइप मतलब उसका बताना है जो 14B 14C 16 सबसेक्शन 3 में आता है। ठीक है, चल पहला तो सेल ऑफ सैंपल को एक्सप्लेन करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन है, जो बल्क जो है आप सैंपल में दिखा रहे हो वही करस्पॉन्ड होना चाहिए, वही होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो कंपेयर करे बल्क को सैंपल के साथ। कुछ जो है वो फ्री होना चाहिए, कोई भी डिफिट जो लेंडर होना है अनमर्चेंटेबल। ओके, मतलब खराब नहीं होना चाहिए, डिफिट होना फ्री होना चाहिए फ्रॉम द डिफिट। इफ डिफिट जो है वो लैटेंट है तो बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते। तो ये रहा सेल बाय सैंपल। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है इम्प्लाइड वारंटी ऑपरेटिव अंडर दिस एक्ट। तो पहला आता है सेक्शन 4 सबसेक्शन बी। नाउ वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। ना ये एक इम्प्लाइड वारंटी है, बायर जो है वो इंजॉय कर सकता है क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स को। इफ बायर को पोजीशन ऑफ गुड्स मिला है और लेटर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो सेलर के ऊपर सेलर को सू कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। Section 4C, that is warranty has to non-exceedance of equipments. Okay, ये implied warranty है जहाँ गुड्स जो है वो फ्री होना चाहिए, कोई भी चार्ज वो भी थर्ड पार्टी के फेवर में जो डिक्लेयर नहीं हुआ है, ओके, जो नोन नहीं है किसको, बायर को, वो भी टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले या फिर वही टाइम में ये जो एंटर्ड। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, वारंटी हैज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। ये एक इम्प्लाइड वारंटी है जहां क्वालिटी एंड फिटनेस एक पर्टिकुलर पर्पस में जो अटैच्ड है विद द यूसेज ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन मैंने ज्यादातर पेपर्स में देखे कि आता ही है। ओके, बस नाम चेंज होता है। सोनल जो है वो डिलीवरी शॉप में जाती है एंड सेल्स गर्ल को बताती है कि मुझे डायमंड बैंगल्स दिखाओ, वो भी रूबी स्टोन के साथ। नाउ डिलीवरी बता दी कि बहुत सारे डिजाइन है डायमंड बैंगल के साथ, बट वो रेड स्टोन्स के हैं। वो बताती है कि इफ आप कोई भी एक स्पेशल डिजाइन आपके लिए डायमंड बैंगल्स विद रेड स्टोन्स को चूज करना, हम रेड स्टोन्स को रूबी स्टोन से रिप्लेस करेंगे, बट उसके लिए आपको सम एक्स्ट्रा कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। ओके, आपको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, सोनल जो है मान जाती है, सिलेक्ट करते एक ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल्स और उसको पे कर देती है। ठीक है, वो पेमेंट उधर ही कर लेती है और वो एक्स्ट्रा भी पे कर देती है रूबी स्टोन्स के लिए। डिलीवरी उसको बताता है कि आप ना नेक्स्ट वीक में आ जाना, ओके, फॉर डिलीवरी ऑफ दोस बैंगल्स। फिर वो आ जाती है डिलीवर लेने के लिए, तो उसने नोटिस किया है कि रूबी स्टोन्स के वजह से जो बैंगल्स का डिजाइन है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब है, जैसा चाहिए था वैसा है ही नहीं। ठीक है, तो अभी वो बोलते हैं वो टर्मिनेट करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को और मैनेजर को कहते हैं कि मुझे पैसा वापस दो, और वो डिनाई करता है उस चीज के। ठीक है ना, यहाँ आपको बताना है कि सोनल क्या रिकवर कर सकती है अमाउंट फ्रॉम द डिलीवरी, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल होगा कि डिलीवरी
says that he can change the design but he will charge extra cost for the same. ऐसा कह सकते हैं, तो ये गलत है ना, ऐसा नहीं कह सकते ना। मैं आपको बताती हूँ आपको आंसर इसमें कैसे लिखना। जब आप कंक्लूजन देते हो as per above provisions and facts we conclude that, फिर आप लिखोगे इसका क्वेश्चन क्या है, ये सबसेक्शन क्वेश्चन ये 1 है, तो ऐसा आप लिखोगे, ये सब लिख के फिर आंसर लिखना, ठीक है। डायरेक्ट आंसर मत लिखना, जो भी आंसर है वो लिख देना, फिर यहाँ नीचे नीचे लिखना, कंटिन्यू मत करना, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा इसमें बता रही, ठीक है, समझा ना। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाजू में सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं। वी कंक्लूड दैट, दैट के बाद नीचे डायरेक्ट स्टार्ट करो, दैट के बाजू में मत लिखो, ठीक है, समझा ये, गॉट इट। चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन है उसके, तो इसके भी मार्क्स होते हैं। सो लेट्स गो हेड नाउ। आपको यहाँ क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो रहा है सेलर को, वो भी बायर से, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, मतलब सेलर से टू बायर के, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। बट जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर होता है कब, फ्यूचर टाइम में, या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद, उसको हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। तो इस केस में पहला सवाल का आंसर बता रही हूँ। इस केस में ये जो सोनर है, सोनर एंड डिलीवरी के बीच में क्या हुआ, अग्रीमेंट टू सेल। यस, उसने पेमेंट पहले ही कर दिया, बट उधर कंडीशन था ना कि आफ्टर वीक आपको मिल जाएगा। ये सोनो टेलर के पास जाते हो, कोई लोग आधा पेमेंट करते हैं, फिर पेमेंट करने के बाद क्या ड्रेस तभी मिल जाता है, नहीं, वो आपको बताता है ना कि इस दिन में आ जाना, थर्सडे को आ जाना, मंडे को आ जाना। ये चीज वहां यहाँ भी वही हो रही है, ओके, समझा, यस। सो यहाँ जो है अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, तो यहाँ पेमेंट सोनर ने किया, तो भी प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसफर कब होगा, जब कंडीशन फुलफिल होने के बाद। तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इस केस में आप देखोगे कि जो ओरिजिनल डिजाइन है वो क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, जैसा उसको चाहिए वैसा मिला नहीं, मतलब जैसा उसको बताया था, जैसा उसको दिखाया था वैसा उसको नहीं दिया है। तो यहाँ सोनर के पास राइट है कि अवॉइड कर सकती है अग्रीमेंट टू सेल को, रिकवर कर सकती है जो भी प्राइस उसने पे किया है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि डिलीवरी ऑफर कर रहा है बैंगल्स को भी ओरिजिनल कंडीशन, मतलब रिपेयर करते हुए उसको देगा बोल रहा है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, उस ओनर से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा। उसको लॉस हो रहा है, कुछ भी होने दो, गलती उसकी है, डिलीवरी की है ना। तो आई थिंक आज आपको समझा होगा। ये रहा आज का वीडियो, इतना ही सवाल था। वी हैव डन टुडे 7 क्वेश्चंस जो पास पेपर्स से मैंने निकाले हैं। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत सारे वीडियोस आ चुका है प्रीवियसली, उसमें क्वेश्चंस आप देखोगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। मिक्सअप वीडियो भी है जहां सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड पहले ही हो चुका है, इफ अभी तक आपने वहां से डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, या फिर वीडियो देखते हुए भी सॉल्व कर सकते हो। समझा आपको कैसे लिखना है, कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो इन इंस्टाग्राम #princess_nayak8। आप मेरे साथ स्टडी कर सकते हो #CA_inspirant98, ठीक है, इसमें आप स्टडी मेरे साथ कर सकते हो, आप मोटिवेट हो सकते हो स्टडीज से, ठीक है, यहाँ स्टडीज के रिलेटेड मिल जाता है। एंड प्रिंसेस नायक 8 में आपको पोस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, कुछ नोट्स वहां से भी मिलेगा, आप वहां मेरे डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स है, ओके। जो भी नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करते जाऊंगी, टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हो CA कोर्स, ICA कोर्स, ICI कोर्स, ठीक है, या आप सर्च कर लेना CA इंटर, CA फाउंडेशन, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। CA इंटर के लिए कुछ कुछ नोट्स होते हैं, जैसे कॉस्टिंग टैक्सेशन का मैं वहां शेयर करती हूँ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर SY BEF, FI BEF के स्टूडेंट हो, SY BEF के स्टूडेंट हो स्पेशली,
आपके लिए टेलीग्राम है, दैट इज जिसमें मैं नोट्स वीडियोस बनाती हूँ, FYSY बेफ, ये टेलीग्राम है, आप वहां चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो दिस आर द 2 टेलीग्राम्स वेयर यू कैन जॉइन एंड कनेक्ट विद अस, वहां आपको नोट्स एंड सब कुछ मिलेगा। एंड ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। कैसा लगा आज का वीडियो बता देना चैट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।